हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। अभी मैं नॉवल का पार्ट नंबर 25 स्टार्ट करने लगी हूँ, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। फिज़ा, आपने ज़रमीना की सेहत याबी के लिए जो कुरान हानी रखवाई थी वो किस वक्त है? मानूर, मैं तो सोच रही थी किसी फ्री लेसन में पढ़ेंगे, मगर सारे टीचर्स भी इसमें शामिल होना चाहते हैं जो हम पढ़ा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा हो गया। टीचर्स की दुआओं से तो वो जल्द सेहत याब हो जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है। उसने नज़रें झुकाए हुए अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ा जहाँ उसको हारने की आवाज़ आई थी। फिज़ा, अगर ज़रमीना ठीक ना हुई तो हम सब उसको देखने हॉस्पिटल चले जाएंगे, यूनी की वैन ही हायर कर लेंगे। हानिया, आप ठीक कह रही हैं, मगर अभी ये भी तो नहीं पता कि ज़रमीना कौन से अस्पताल में है और अभी वो एबटाबाद में है या फिर पिंडी में। उसे चेहरे पर संजीदा से तासरात लिए बोले। ज़रमीना की बीमारी की खबर के बाद वो एक दफ़ा भी नहीं मुस्कुराई थी। किसी ने उसको हंसते नहीं देखा था। हर वक्त तस्बीह हाथ में लिए कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी। आज उसने अपनी क्लास में कुरान हानी रखवाई थी। उसको लग रहा था जैसे ज़रमीना बीमार नहीं हुई, वो बीमार हो गई है। ज़रमीना का इलाज तो डॉक्टर्स हैं, मगर फिज़ा का इलाज सिर्फ तुम हो। ज़रमीना गुल, सिर्फ तुम आ जाओ कि तुम्हारी फिज़ा ठीक हो जाए। देखो, बहुत बीमार है वो, तुम्हारे बगैर वो बहुत बीमार है। वो कुर्सी पर बैठी अपनी आंखों की नमी को साफ किया। उस खाली कुर्सी को देखने लगी जिस पर वो आज भी किसी को नहीं बैठने देती थी। फैदान साहब, आपने कुरान हानी में जाना है? वो कुर्सी पर टेक लगाए आंखें बंद किए अपनी सोचों में गर्क था। किसकी कुरान हानी? अमजद साहब, आपको नहीं पता, हमारी एक स्टूडेंट बहुत सीरियस कंडीशन में है, अस्पताल में एडमिट है। और सुना, काफी दिनों से उसको होश नहीं आया। उसके सामने कुर्सी पर बैठे अफसुदा से बोल रहे थे। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता। उसने हैरान होने वाले अंदाज में अपने कॉलीग को देखा। वो क्या है? क्या हो गया है? एक वक्त था जब उसको हर स्टूडेंट का पता होता था उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। उसको वो भी पता होता था जो उनकी पर्सनल लाइफ में होता था। स्टूडेंट उसको अपनी लाइफ की एक एक बात बताते थे, उसे मशवरे लेते थे। मगर अब तो उसको अपना भी नहीं पता वो कौन है और कहाँ है, किस वक्त है कुरान हानी। अमजद साहब, उसका दिल कुछ अजीब सा बेचैन होने लगा, जैसे वो उड़कर वहां पहुंचना चाहता हो जिधर कुरान हानी हो रही है। मस्जिद में सब मौजूद हैं, चले हम भी चलते हैं, वक्त तो हो ही गया है। उन्होंने अपनी घड़ी को देखते हुए कहा और उठने लगे। जी जी चले, मैं भी चलते हैं। जी जी चलिए, फिर चलते हैं। उसने अपना मोबाइल लिया और कंप्यूटर की तरफ रुख किया। कंप्यूटर पे काली स्क्रीन आते ही वो जल्दी जल्दी उठा और बाहर निकलने लगा। या अल्लाह, मेरे दिल को क्या हो रहा है? रास्ते में उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए हल्का सा आसमान को देखा। वरदान साहब, मेरा तो दिल बहुत हफा होता है जब इतने अच्छे स्टूडेंट्स ऐसे बीमार हो जाएं। चलते चलते अमजद साहब उनकी तरफ देखा और अफसोस से कहा। मस्जिद डिपार्टमेंट से थोड़ा सा दूर थी तो उन दोनों को जानने में वक्त लग रहा था। बिल्कुल माजिद साहब, हर स्टूडेंट अपने उस्ताद के बहुत करीब होता है। उनके साथ एक दिल का और रूह का रिश्ता जुड़ जाता है। ठीक कहते हैं आप वरदान। और फिर ऐसे ताबेदार शागिर्द तो हों तो फिर तो दिल कुछ और ही हफा होता है। बेचारे बहुत बीमार है। मानसहरा वालों ने एबटाबाद रेफर किया है, मगर वहां भी उसको होश नहीं आया। उनने मस्जिद के सामने खड़े होते हुए अफसोस से कहा। आपने बताया नहीं है कौन है वो लड़की जो बीमार है? मस्जिद की पहली सीढ़ी पर कदम रखते ही उसने उनकी तरफ देखते हुए पूछा। फोर्थ सेमेस्टर की है वो हर वक्त बुड़के में होती है और ऊपर चादर भी करती है। वो जो थोड़ा सा ऊपर चढ़ रहा था वहीं रुका। उसके दिल में एक अजीब सी चुभन लगी। उस चुभन ने उसका पूरा वजूद अंदर से निचोड़ दिया। उसके चेहरे का रंग एकदम जर्द हुआ, जैसे किसी को भी सख्त झिड़कान हुआ हो। वो पीछे मुड़ा। उसको लगा जैसे उसकी टांगों ने उसका साथ छोड़ दिया है, वो कुछ ही लम्हों में जमीन पर गिर जाएगा। नाम क्या है उस लड़की का? उसने कांपते होंठों से हितलाते हुए उसका नाम पूछा। वैदान, ठीक तो है ना आप? ये आपकी रंगत को क्या हो गया है अचानक? उन्होंने उसके रंग को बहुत गौर से देखा। उसके कांपते होंठ साफ साफ दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखों का बदलता रंग बिल्कुल आया था। क्या नाम है उसका? उसने बेजार से जिस्म के साथ आंखें बंद की और एक बार फिर पूछा। ज़रमीना स्वाति। उन्होंने उसकी आंखों में देखते हुए हैरत से उसका नाम लिया। उसका नाम उसकी समातों से टकराया। वो होश की दुनिया से बेहोशी की वादियों में जाने लगा। वो खड़े खड़े उस सीढ़ी से फिसला जहां वो खड़ा था। उसको लगा जैसे उसकी कायनात आज खत्म हो गई है। बस उसकी इतनी ही सांसें खुदा ने लिखी थी, उसको बस इतना ही जीना था। एक आशिक के लिए उसकी माशूका की मौत की खबर दरअसल उसकी अपनी मौत का परवाना होता है जो उसको तोहफे में मिलता है।
ज़रमीना गुल, पता है तुम्हारे बाबा जान वजदान के लिए तुम्हारे रिश्ते पर मान गए हैं। वो उसके सामने बैठी, उसके बिल्कुल पास, उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए उसको बता रही थी, उसके सामने मुस्कुरा रही थी, जो बिल्कुल बेजान सी लेटी थी। ज़रमीना गुल, तुम्हारे बाबा जान ने मुझे कहा है हम ज़रमीना की शादी उसकी पसंद से करेंगे, जिधर उसकी मर्जी होगी वहीं पे करेंगे। वो खुशी खुशी उसको बताई जा रही थी, जैसे कोई किसी बच्चे को बहला रहा हो, उसको लालच दे रहा हो। वो भी ऐसा ही कर रही थी, अपनी बेटी को लालच दे रही थी, उसकी आंखें खिलवाने की लालच। जरी, पता है मैंने बाबा जान को कहा वो तो स्वाति नहीं है, वो तो सैयद है। फिर पता है जरी उन्होंने क्या कहा? कहने लगे तो क्या हुआ, वो सैयद है, वो मेरी बेटी की पसंद है, मुझे उसकी पसंद से आगे कोई नहीं है, ना खानदान, ना जात पात, ना हस नस्ल, ना ही मेरा स्वाति हूं। पता है जरी, इतना खुश हुई मैं। शुक्र है, शुक्र है ना। देखो हमारे खानदान में किसी की तो सोच बदली है ना। तुम्हें याद है जरी, तुम्हारी फूफो की बेटी ने तब ही जहर खाई थी ना कि वो कौम से बाहर शादी करना चाहती थी और हमारा खानदान मान नहीं रहा था। मैं तुम्हें सूफिया नहीं बनने दूंगी जरमीना, मेरी बेटी मोहब्बत के नाम पर नहीं मरेगी। तुम ठीक हो जाओ जड़ी, तुम ठीक हो जाओ, ताकि तुम अपने खानदान की तारीख बदलो, बरसों पुरानी रवायत बदलो। तुम वो करो जो आज तक होना नामुमकिन था। देखो जड़ी, तुम्हारे बाबा जान तुम्हारे साथ देंगे। बस इसके लिए तुम्हें काम करना है, तुम्हें उठना है, अपनी आंखें खोलनी है बच्चे। अब की बार उनकी मुस्कुराहट बिल्कुल खत्म हुई, आंखों से आंसू छलक छलक कर गिरने लगे। वो कभी उसके बालों में हाथ फेरती, कभी उसके सर का दुपट्टा ठीक करती, फिर थोड़ा आगे होती, उसके माथे पर प्यार देती, फिर उसका हाथ उठाती, उसके हाथ को अपने लबों के साथ लगाती, फिर उसको अपने रुखसार के साथ लगाती, रोते रोते हंस देती, अपनी बेटी को झूठी आसें और उम्मीदें देती। वजदान, ठीक तो है ना आप? वजदान, होश करो यार, क्या हो गया है? माजिद साहब अपनी बाजू पर उस बेजान मगर जिंदा जिस्म को सहारा दिए खड़े थे। क्या हो गया है वजदान सर को? पास से गुजरते कुछ स्टूडेंट्स उसको देखा तो भागते भागते मस्जिद की सीढ़ियों पर आए, उसको मजबूती से पकड़ा, वहीं सीढ़ी पर बिठाया। वो जिंदा तो था मगर अपने होश में नहीं था। उसकी सांसें तो चल रही थी मगर सांस नहीं आ रही थी। पानी लाओ जल्दी। माजा साहब ने उनमें से लड़के को पानी के लिए भेजा, जो भागता भागता मस्जिद में गया और पानी का गिलास लिए वापस आया। सर, मुझे लगता है हमें सर को इमरजेंसी लेकर जाना चाहिए। यार, मुझे भी यही लगता है। सर को हवा हुआ क्या है माजे सर? कुछ पता नहीं है, हम मस्जिद जा रहे थे कि अचानक से गिरे और बेहोश हो गए। उन्होंने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारते हुए कहा। वो आंखें बंद किए सीढ़ी पर बेहोश लेटा था। उसका सरापा उसके सामने था, वही लड़की हिजाब किए हुए, चेहरे पर नकाब लिए हुए, आंखों में एक उम्मीद लिए उसको देख रही थी, जैसे उसको बोल रही हो, शाहजी मुंतजिर हूँ मैं आपकी, आ जाएं मेरे पास, उसे पहले के देर हो जाए। वो आंखें बंद किए उसको देख रहा था, उसके सामने बैठी उसको बुला रही थी। मलका, मैं जरूर आऊंगा, मेरा इंतजार करना। सर कुछ कह रहे हैं माजिद सर, वो बेहोशी में उससे वादे कर रहा था। वजदान, माजिद साहब ने उसके रुखसारों पर थपथपाया, एक बार भी पानी का छिंटा उसके ऊपर फेंका। मलका, मलका, मेरा इंतजार करना। अब के बार बड़बड़ाहट में सफाई आई थी। कोई भी उनके मुंह के साथ कान लगाकर सुनता तो आसानी से समझ आता क्या हुआ है सर को। अरे ये तो वजदान सर है सर, और इस हालत में क्या हुआ है सर को? कुछ ही मिनटों में वहां एक हजूम बन गया था। वहां कोई और नहीं पड़ा था, बल्कि यूनिवर्सिटी का हीरो पड़ा था, वो जो हर दिल अजीज था, जिसको हर कोई चाहता था। उसको इस हालत में देखना सबके लिए काबिले फिक्र बात थी। उसको तो सबने हंसता खिलता देखा था, मुस्कुराता देखा था। वो पीले चेहरे के साथ सामने लेटा शख्स कौन है, जो अपने ही होशों में नहीं है, एक जिंदा लाश बना हुआ है। शाहजी, लेट ना हो जाना, जल्दी आना। एक बार फिर वो हजाब वाली उसके सामने आई, जैसे कोई फरिश्ता उसके ख्यालों में आ रहा हो, इसको जीने की एक आस दे रहा हो। अभी नहीं मरना, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शाहजी, जी मेरी मलका, जल्दी आए। मैं आ रहा हूँ मलका, जल्दी आना। जल्दी आऊंगा मेरे दोनों जहानों की मलका, मेरे मरने से पहले आ जाना। अब की बार उन मोटी आंखों में आंसू थे, आंखों में एक तड़प थी। मलका, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं, मेरी मलका, मेरा इंतजार करना। वो बेहोश लेटा शख्स आप सबको सोचने पर मजबूर कर रहा था। उसके होंठों पर मलका और आंखों से निकलता पानी सबको हैरान कर रहा था। हर कोई उसको देख रहा था, जिसको उसके आशिक होने पर शक था, आज उनको यकीन हो रहा था। वो बार बार मलका के नाम की तस्बीह पढ़ रहा था।
इब्राहिम साहब, आप जितनी जल्दी हो सके जरमीना को पिंडी लेकर जाएं। डॉक्टर जदून ने उसकी रिपोर्ट्स को देखते हुए जरमीना को देखा, जो बिल्कुल मुर्दा पड़ी थी। लेकिन डॉक्टर साहब, इब्राहिम साहब, आपके पास इतना भी वक्त नहीं है कि आप इस लेकिन का जवाब सुनने में ज़ाया करें। आप बच्ची को फौरन लेकर जाएं, एक मिनट भी ताहीर ना करें। मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर साहब? आपकी बेटी का एक गुर्दा बिल्कुल फेल हो गया है। हम कौमे में ऑपरेशन नहीं कर सकते। आप बस दुआ करें किसी भी तरह यह होश में आ जाए। आपकी बेटी को अब कोई मुआवजा ही बचाएगा, दुआ करें। डॉक्टर साहब ने इब्राहिम साहब के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा और खुद बाहर चले गए। वो जो बाप था, उसके लिए एक कदम भी उठाना पुलिस रात को पार करने के मुतरादिफ था। इन डॉक्टरों के सीने में दिल नहीं होता, कैसे किसी की मौत का कह देते हैं। झूठी आस तो दे दे, हमें कुछ तो उम्मीद हो। भाई खड़ी माँ ने सारी बातें सुन ली थी। वो बच्चों की तरह सिसकियां ले लेकर रोने लगी। अम्मा नहीं रोए, आप हमारी जड़ी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पिंडी से वापसी पे हंसती हंसती आएगी। सुल्तान ने माँ को अपने सीने से लगाया। वहां हर कोई एक दूसरे को सहारा दे रहा था। हर एक का दिल अंदर से कांप रहा था, मगर उनको मजबूत होना था। बाप को औलाद के लिए और औलाद को बाप के लिए। जड़ी की बच्ची, तू ठीक हो जाए। एक दफा गिन गिन के बदले ना लिए ना तुमसे तो देखना। माँ को सीने से लगाए, आंखों में आंसू लिए, वो उस बहन को कह रहा था जो ना जिंदा थी ना मुर्दा। मलका, इस जोरदार चीख लगाते ही वो होश की दुनिया में आया। अपनी आंखें खोली, अपने सर को हाथों में पकड़ा, इधर उधर देखने लगा। जहां पूरी यूनिवर्सिटी उसकी आंख खुलने की मुंतजर खड़ी थी, वो सबको देखने लगा। सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। उसके उठते हुए हाथ उन्होंने मुंह पर फेरे और शुक्र का कलमा पड़ा। सर, आप ठीक तो है ना? उसके पास बैठे लड़के ने उससे पूछा। बस इतना ही कहा और वो मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ने लगा। बस में जाते ही वो वहीं रुका। वहीं स्टूडेंट उसका एक हजूम बैठा हुआ था। उनमें से कुछ टीचर्स भी मौजूद थे। सबने दुआ के लिए हाथ उठाए हुए थे। कुरान हानि मुकम्मल हो चुकी थी। सब दुआ कर रहे थे। मस्जिद के इमाम साहब दुआ कर रहे थे और वहां मौजूद हर जुबान आमीन कह रही थी। वो मस्जिद के अंदर गया, वुजू बनाया और वहां आ गया जिधर सब बैठे थे। उसके कुछ फासले पर वो खड़ा हुआ, सर पर टोपी पहनी और नमाज अदा करने लगा। उसने 2 नफल हाजत की नीयत की और नमाज शुरू की। नमाज के दौरान एक एक लफ्ज पर उसकी आंखें भीगने लगी। सबने अपनी दुआ मुकम्मल की, आंखें खोली तो सामने खड़े शख्स को देखा जो रोते रोते नमाज पढ़ रहा था। आज से पहले किसी ने ऐसी नमाज की अदायगी नहीं देखी थी। हर कोई वहां से उठने के बजाय उसको देखने लगा। उसने अपने 2 रकत नफल अदा किए, सलाम फेरा, हाथ उठाए। या अल्लाह, मैं जा रहा हूँ अपनी मलका के पास। मुझे उसको देखने से पहले मौत नहीं देना। मरने से पहले तो जलाद भी आरी हवाश पूछता है, तो तू मेरा रब है। मेरी आरी हवाश पूरी करना, मेरी सांस उसकी गोद में निकालना। उससे पहले मुझे मौत ना देना। वो दुनिया से बेखबर अपने अल्लाह से मांग रहा था, रो रहा था, तड़प रहा था। वहां पर मौजूद सबने उसकी दुआ पे बा आवाज बुलंद आमीन कहा। वो हकीकत की दुनिया में आया। उसने एक बार फिर वहां मौजूद सब हाजरीन को देखा जो आंखों से उसको देख रहे थे। उसके लबों पर इज़ारे तशक्कुर की एक मुस्कुराहट आई। वो उठा और बाहर गया। मस्जिद में मौजूद हर शख्स को उसके पीछे निकला। जितना हजूम उसके पीछे था, उसे 10 गुना ज्यादा उसके सामने था। वो मस्जिद की सीढ़ी पर खड़ा हुआ, सबको एक नजर देखा, जैसे वो किसी जलसे में आया हो। वो सबको देखने के लिए उसके आगे पीछे हो रहे हों। मेरे हक में दुआ कीजिएगा साहब। वहां पर मौजूद सबके हीरो ने वहां पर मौजूद सबके हीरो ने उनसे एक जुमले का खिताब किया। उसके इस बात पर सबने एक साथ हाथ उठाए। 2 मिनट की खामोशी हुई, ऐसी खामोशी जैसे किसी सुनसान रेगिस्तान में हो। सबके हाथ नीचे हुए और वो एक हीरो की तरह सबके दरमियान से गुजरने लगा। वहां बस एक कमी थी, किसी के हाथ में फूल नहीं थे, वरना हर कोई उस पर फूलों की बरसात करता। वो अपनी महबूबा के लिए जा रहा था। वो एक महाज पर जा रहा था जिसमें 2 ही सूरतें होनी थी, एक जीत और दूसरी हार। कोई अपने हीरो को हारता हुआ नहीं देखना चाहता था। हर कोई उसकी जीत की दुआ कर रहा था। जो लड़कियां उस पर जान देती थी, उसके सपने देखती थी, उसके साथ किसी और लड़की को खड़ा होता हुआ भी बर्दाश्त नहीं करती थी, आज वो भी उसकी मोहब्बत की कामयाबी के लिए दुआ कर रही थी। आंखों में आंसू लिए, हाथ उठाए, वो भी अल्लाह से उसकी मंजिल तक रसाई मांग रही थी। या अल्लाह, वजदान को खाली हाथ नहीं लौटाना। या अल्लाह, वजदान को वो अता करना जिसकी खातिर वो आज निकला है। अल्लाह जी, आप सर को उनकी मोहब्बत दे देना तो मैं समझूंगी मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई है। ऐ अल्लाह, हमें तो वजदान शाह ना मिल सका, मगर उसको वो देना जो उसने मांगा है। अल्लाह जी, मुझे मेरी चाहत नहीं मिली, मगर सर को वो जरूर देना जो उन्होंने चाहा है।
آج ہر لڑکی اس کو دعاؤں میں رخصت کر رہی تھی، اس کے لیے رو رو کر دعا مانگ رہی تھی۔ وہ یونیورسٹی کے گیٹ تک پہنچا، پیچھے مڑا، اپنے پیچھے لوگوں کا ایک ہجوم دیکھا جو اس کو دروازے تک رخصت کرنے آئے تھے۔ اسے سب کی طرف ہاتھ ہلایا جیسے یہ اس کا آخری سلام ہو، پھر اس نے کبھی ان سب سے نہ ملنا ہو۔ اس کے ہاتھ ہلاتے ہی سب نے ہاتھ اوپر کیے۔ ایک نے شرارت سے زوردار آواز میں ویدان سر کہا، باقی سب نے زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ وہ ایک عاشق کو رخصت کر رہے تھے، اس عاشق کو جو ان میں محبت کی ایک اللہ کی پہچان چھوڑ کر جا رہا تھا، محبت کی ایک خوبصورت مثال بن رہا تھا، لوگوں کو محبت کرنے کا طریقہ بتا رہا تھا۔ وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھا، ایک کک لگائی اور کچھ ہی لمحوں میں وہاں سے روبروش ہو گیا، مگر جو اس کو رخصت کرنے آئے تھے وہ ایک مجسمے کی طرح وہ کھڑے اس کو جاتا ہوا دیکھتے رہے۔ پلیز سسٹر، آپ ایک بار پھر دیکھ لیں، اس نے ریسیپشن پر کھڑی نرس کو کہا اور بے چینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو، کسی کی اس کو شدت سے تلاش ہو۔ نہیں سر، اس نام کی کوئی پیشنٹ نہیں ہے ہمارے پاس۔ نرس نے ایک بار پھر کمپیوٹر پر اپنی انگلیاں چلائی اور وہ جو بے چینی سے اس کو دیکھ رہا تھا، ایک بار پھر اس کو نفی میں جواب ملا، مگر سسٹر مجھے اسی ہاسپٹل کا بتایا گیا ہے، وہ یہیں پہ ایڈمٹ ہے۔ اس نے ایک بار پھر اس کو دیکھتے ہوئے کہا، اس کے لہجے اور انداز میں اتنی شدت تھی کہ وہ بار بار اس کے کہنے پر دیکھتی، اپنے دل میں دعا کرتی، کاش مجھ سے دیکھنے میں غلطی ہوئی ہو اور وہ لڑکی یہیں ہو، اسی ہسپتال میں ہو، مگر جن کا ملنا نصیب میں ہی نہ لکھا ہو، وہ ہزاروں منتوں اور لاکھوں وظیفوں کے بعد بھی نہیں ملا کرتے۔ کیا ہوا ہے ہاجرہ؟ کچھ ہی نہیں، ایک پیشنٹ کا پوچھ رہے ہیں، مگر ان کو ریکارڈ ہماری پریزنٹ لسٹ میں نہیں مل رہا۔ میں نے جوائن بھی ابھی بھی کیا ہے ڈیوٹی، تو مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ اس نے اپنے ساتھ والی نرس کو تفصیلاً بتایا جو ہاتھ میں کچھ فائلز لیے ابھی بھی وہاں پہنچی تھی۔ کیا نام ہے پیشنٹ کا؟ ہاجرہ نے ایک نظر اس لڑکے کو دیکھا جو ایک جنونیت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس کو دیکھنے کے بعد اس نے پھر سے کمپیوٹر پر نظریں جمائی اور پھر کچھ ٹائپ کرنے لگی۔ زرمینا خان سواتی نام بتا رہے ہیں یہ؟ زرمینا سواتی؟ اس نے اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ جی، آپ جانتی ہیں ان کو؟ وہ یہی ہے نا؟ اس نے نرس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے جلدی جلدی پوچھا۔ اس کو ایک امید ملی۔ وہ ایک بار پھر اس کو اپنی نظروں کے سامنے تلاش کرنے لگا جیسے وہ ادھر ادھر دیکھے گا اور وہ اس کو اپنے سامنے کھڑی ملے گی۔ ایبٹ کی کمپلیکس کے گیسٹ ہال کا ایک ایک کونا اس نے دیکھا تھا، ہر کھلتے دروازے پر وہ پلٹ کر دیکھتا، وہ پھر دل گرفتہ سو ہوگا اس نرس کو دیکھنے لگ جاتا جو پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کو برداشت کر رہی تھی۔ سوری سر، آپ لیٹ ہو گئے ہیں، وہ آدھا گھنٹہ پہلے ہی یہاں سے نکل گئے ہیں، نرس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے معذرت ہوا سے انداز میں کہا۔ نکل گئے ہیں؟ سفید ہوتے ہونٹوں کے ساتھ وہ ایک قدم پیچھے ہوا، نظریں جھکاتے ہوئے پھر سے ایک بار بولا۔ سامنے کھڑی نرسوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو وہ بتا رہی ہو جو ان کے دل پر چل رہا ہے۔ جی سر، وہ راول پنڈی کے لیے نکلے ہیں، نرس نے دھیمے لہجے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی عاشقوں سے جتنا ہو سکے نرم بولا جائے، وہ اپنے اندر درد لیے پھرتے ہیں۔ وہ بہت بیمار ہے؟ اس نے وہیں کھڑے کھڑے نظر جھکاتے ہوئے پوچھا جیسے وہ اس کے ٹھیک ہونے کی خبر سننا چاہتا ہو، پنڈی تک جانے کا اپنا سفر آسان کرنا چاہتا ہو۔ سر، اتنا تو مجھے نہیں پڑتا، ڈاکٹر جدون کے ساتھ میری ڈیوٹی تھی تو تب مجھے علم ہے کہ وہ پنڈی کے لیے نکل چکے ہیں۔ وہ ایک لڑکی تھی، سامنے کھڑے عاشق کو پہچان سکتی تھی، اس کو دیکھ کر کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ کون ہے، کیوں اس لڑکی کا پوچھ رہا ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ، اس کے ہونٹوں کی سفیدی، آنکھوں کی ویرانی، بات کا انداز، ہر ایک اس کی پہچان کروا رہا تھا۔ اس لڑکی کو اندازہ تھا وہ سچ کہے گی تو سامنے کھڑا لڑکا اس سچ کو برداشت نہیں کر سکے گا، وہ یہی مار جائے گا۔ کون سے ہسپتال؟ اس نے جھکی نظروں سے کامتے ہونٹوں کے ساتھ بس اتنا ہی پوچھا۔ سر، ان کو ڈاکٹر جدون نے CMH ریفر کیا ہے، نرس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور سامنے کھڑے اس لڑکے کو بہت غور سے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں کو دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ نظریں اٹھائے اور اس کی آنکھیں دیکھ لے، اس کی آنکھوں میں اس کی محبوبہ کا عکس دیکھے۔ اس کی جھکی نظروں کے ساتھ اپنا روح دروازے کی طرف موڑا اور بھاگتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ کیسا عجیب بندہ ہے، شکریہ بھی نہیں کہہ کر گیا، ایک نے اس کو جاتے دیکھ کر کہا اور دوسری اس کو جاتا دیکھتے ہی رہی جیسے اب وہ اس کے سوا کچھ اور دیکھ نہیں پائے گی۔ اماں ابراہیم کا فون آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ پنڈی کے لیے نکل گئے ہیں، راستے میں ہیں۔ کہہ رہا تھا اماں کو بولنا کہ دعا کریں۔ فیروز اپنے پریشانی کے عالم میں ماں کے پاس بیٹھتے ہوئے ان کو بتایا۔
میں تو ہر وقت دعا کرتی ہوں اپنی زرمینہ گل کے لیے، دن رات اپنی بچی کے لیے دعا مانگتی ہوں میں، اپنے رب کے سامنے فریاد کرتی ہوں، نہ جانے وہ کب سن لے ہماری۔ اماں نے روتے روتی اپنی آنکھوں سے چشمہ اتارا اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ آنسو صاف کرنے لگی۔ زرمینہ گل نے اپنے سے جڑے سارے رشتوں کو ضعیف کر دیا تھا، بیمار کر دیا تھا۔ فضا سے لے کر اماں تک ہر کوئی ایک بیماری میں مبتلا ہوا تھا۔ اماں، اگر زمینہ کو ہوش نہ آیا تو خدا ناستہ اگر… فیروز صاحب کی بیگم نے باغور ان کو دیکھتے ہوئے بات کی اور پھر خود ہی چپ ہو گئی۔ بہو، اگر تمہارے منہ سے کچھ اچھا نہیں نکل سکتا تو برا بھی نہ نکالو۔ اماں، یہ تو ہے ہی کوئی بیوقوف عورت، عمر ہو گئی ہے اس کی، مگر اس کو نہیں پتا کب کہاں کون سی بات کرنی ہے۔ فیروز صاحب نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا جو اپنی ہی بات پر شرمندہ ہوئی تھی۔ نہیں نہیں اماں، میرا وہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ بہو، تمہارا جو بھی مطلب تھا اپنے پاس رکھو، اگر چند دن مجھے یہاں گزارنے دیتی ہو تو اپنا منہ بند ہی رکھنا، پھر میری بچی کے لیے آئندہ اپنے منہ سے ایسے الفاظ نہیں نکالنا، نہیں تو تم مجھے جانتی نہیں ہو ابھی اچھے سے۔ اماں نے خشک آنکھوں سے اس کو اس انداز سے کہا کہ اس کی روح بھی کانپ اٹھی۔ آج پہلی بار انہوں نے اماں کا ایسا رویہ اور انداز دیکھا تھا۔ آج سے پہلے انہوں نے اس قدر سخت الفاظ کبھی استعمال نہیں کیے تھے۔ اماں، مجھے معاف کر دے۔ وہ جلدی جلدی اٹھی اور اماں کے پاؤں پکڑے جو انہوں نے فوراً پیچھے کیے۔ جاؤ یہاں سے تم۔ فیروز صاحب نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے کہا، میں نے ایسا بھی کچھ غلط نہیں کہا جو آپ… انہوں نے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے ماتھے پر بل ڈالے اور بولی، میں نے کہا جاؤ یہاں سے۔ فیروز صاحب نے اب کی بار اس انداز سے کہا کہ وہ اٹھی اور جلدی جلدی وہاں سے باہر گئی۔ وہ دونوں ماں بیٹا جانتے تھے کہ انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی، مگر ان دونوں کے لیے اس کی موت کا منظر ہی ایسا تھا کہ وہ سن کر بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔